पहला चीज हम लोग को जानने का जरूरत है, लेंस में कोई पोस्टीरियर कैप्सूल नहीं होता है, ऊपर पे साइड पे जनरली रहता है एंटीरियर कैप्सूल। उसके बाद पोस्टीरियर पोस्टीरियर सब कैप्सूलर होता है, बट एपिथेलियम जो होता है एक ही एपिथेलियम होता है, एंटीरियर एपिथेलियम होता है, पोस्टीरियर को एपिथेलियम नहीं रहता है। कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। एक हो सकता है कि हम लोग का जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप था उसमें धीरे धीरे फेलियर होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर में एपिथेलियम था, एपिथेलियम धीरे धीरे एज के साथ साथ डिजेनरेशन हो सकता है। हम लोग इससे पहले क्लास में कॉर्निया का फिजियोलॉजी डिस्कस किए थे, उसके साथ साथ जो एक्वस ह्यूमर होता है, यूविया होता है, उसका फिजियोलॉजी डिस्कस किए थे। अब यूविया के बाद या आइडिस के बाद आता है प्यूपिल। प्यूपिल होता है बेसिकली आइडिस का मिडिल पोर्शन। इसके बाद आता है हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस। आज हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन लेंस जनरली जो डिराइव्स होता है बेसिकली वेसिकल्स, ऑप्टिक वेसिकल्स होता है, ऑप्टिक वेसिकल्स के बाद प्लैकार्डो फॉर्मेशन होता है, फिर ऑप्टिक पीट फॉर्मेशन होता है, फिर फाइबर्स फॉर्मेशन होता है लेंस का, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है लेंस का, और न्यूक्लियस के बाद सेकेंडरी फाइबर्स फॉर्मेशन होता है, और जोन्यूल्स ऑफ द लेंस एज वेल एज द सूचर ऑफ द लेंसेस फॉर्मेशन होता है। ये जनरली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस है। इसके बाद हम लेंस का पोर्शन के बारे में, डिफरेंट पोर्शन ऑफ द लेंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज हम लोग को जानने का जरूरत है, लेंस में कोई पोस्टीरियर कैप्सूल नहीं होता है, ऊपर पे साइड पे जनरली रहता है एंटीरियर कैप्सूल। उसके बाद पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर सब कैप्सूलर होता है, बट एपिथेलियम जो होता है एक ही एपिथेलियम होता है, एंटीरियर एपिथेलियम होता है, पोस्टीरियरली कोई एपिथेलियम नहीं रहता है। और उसके मिडिल वाला पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर पे जब जाएंगे तो उस पोर्शन को, पूरा पोर्शन को न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस जब बचपन में बच्चा जब माँ के अंदर में रहता है उस टाइम पे जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रायोनिक न्यूक्लियस। एम्ब्रायो न्यूक्लियस के बाद फीटल न्यूक्लियस होता है, फिर इन्फेंटाइल न्यूक्लियस होता है, फिर एडल्ट न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर में कॉर्टेक्स रहता है। जनरली क्या होता है, जो एक कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स और उसके ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं एंटीरियर एपिथेलियम। एंटीरियर एपिथेलियम जनरली एक न्यू फाइबर्स क्रिएट करता रहता है, जो लाइफ टाइम फाइबर्स क्रिएशन होते रहते हैं जनरली, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि स्ट्रक्चर। एंटीरियर जो एपिथेलियम होता है, एंटीरियर एपिथेलियम जनरली जर्मिनेटिव जोन होता है। उसमें क्या होता है कि नया नया फाइबर्स क्रिएट करना स्टार्ट होता है। ये नया फाइबर्स कहाँ, जो मेन सेंटर पोर्शन ऑफ द लेंस से जाके धीरे धीरे इक्वेटर में, साइड पोर्शन ऑफ द लेंस पे जाके वो जमा होना स्टार्ट होता है। इक्वेटर में जमा होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, लेंस का धीरे धीरे थिकनेस इंप्रूव होना स्टार्ट होता है, और लेंस ग्रोथ करते रहता है फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। अब ये आता है लेंस का जो जंक्शन रहता है, इसमें जो फाइबर्स रहता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, उस दोनों जंक्शन में बहुत कॉम्पैक्ट रहता है लेंस का जो फाइबर्स रहता है, ताकि जो बाहर वाला जो फाइबर्स आते हैं, बाहर वाला जो लाइट रेज आता है, ताकि लाइट रेज ज्यादा स्कैटरिंग ना कर पाए, या तो कोई बाहर का जो सामने जो फ्लूइड था, एक्वस ह्यूमर था, पीछे क्या था, विट्रियस ह्यूमर था, ये फ्लूइड ताकि अंदर नहीं आ पाए, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए भी ये फाइबर्स का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और जो टाइट जंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे लेंस में। लेंस का जो प्रोटीन होता है, मेनली लेंस का जो कंटेंट्स होता है, दो मेनली कंटेंट्स होता है। पहला होता है वाटर, जनरली 66% वाटर रहता है लेंस के अंदर में, और 33% प्रोटीन रहता है। ये प्रोटीन भी तीन टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। प्रोटीन मेनली दो टाइप्स का होता है, एक होता है सॉल्युबल प्रोटीन और एक होता है इनसॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल, मुझे सॉल्युबल मतलब पता है सबको कि जो वाटर वाटर है उसके अंदर में प्रोटीन प्रोटीन मिल जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल प्रोटीन का तीन टाइप्स होता है, एक होता है अल्फा प्रोटीन जो लार्जेस्ट होता है, हीट शॉक प्रोटीन भी जनरली बोला जाता है, और ये एंटी कैटरेक्ट इफेक्ट भी होता है। अगर अल्फा प्रोटीन ज्यादा रहा, अल्फा क्रिस्टलाइन जो प्रोटीन बोलते हैं हम लोग, जो प्रोटीन को भी क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है, लेंस के अंदर जो प्रोटीन रहता है, अगर ये ज्यादा रहा तो फिर क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट फॉर्मेशन के लिए रोक देगा ये। बीटा क्रिस्टलाइन जो होता है, बीटा क्रिस्टलाइन प्रोटीन भी रहता है, और गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन रहता है। गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है स्मॉलेस्ट इन साइज। इनसॉल्युबल प्रोटीन में एल्बुमिनोइड रहता है, उसके साथ साथ यूरिया सॉल्युबल साइटोस्केलेटन प्रोटीन भी रहता है। ये सब होता है इनसॉल्युबल प्रोटीन, जो जनरली क्या होता है, जब कैटरेक्ट चेंजेस होना, माने कैटरेक्ट मतलब क्या होता है, क्लाउडिफिकेशन, माने जो लेंसेज होता है जनरली क्रिस्टल क्लियर लेंसेज होता है, बट जब कैटरेक्ट होता है क्या होता है, उसमें ओपेसिटी आ जाता है, वो धीरे धीरे उसका जो क्लैरिटी होता है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो सॉल्युबल प्रोटीन होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, और इनसोल्युबल प्रोटीन धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे। अभी क्लियर लेंसेज के लिए हम लोग का ये जो निमोनिक्स है उसको याद रखने का जरूरत है। पहला चीज है कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है, ये एक्वस ह्यूमर का बैरियर की तरह काम करता है, और ऑक्सीजेटिव डिमांड भी बहुत कम रहता है ये इसके अंदर, लेंस के अंदर। उसके साथ साथ जो एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लीकेज
एंड एक्टिव पंप एंड लीकेज फॉर्मूला रहता है उसमें, उसके थ्रू क्या होता है जो अंदर में लेंस के अंदर में जो पानी जमा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं पंप एंड लीक थ्योरी के थ्रू। उसके साथ साथ हमें पता है कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है उसके अंदर में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, ये एवर्सकुलर है, इसके वजह से भी लेंस क्लैरिटी मेंटेन रखता है। उसके साथ साथ क्या होता है इसका जो फाइबर्स रहता है ये फाइबर्स भी रेगुलरली अरेंज रहता है। उसके साथ साथ लो वाटर वेरिएशन रहता है और एंजाइम एंजाइम में जनरली एंटीऑक्सीडेंट जो ग्लूटाथियोनिन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है लेंस के अंदर, ये एंटीऑक्सीडेंट। हम लोगों को पता है कि जो लाइट रेज आता है, लाइट रेज में क्या होता है यूवी रे आता है, यूवी रे जब हम लोग का आई के अंदर जाता है तो उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर सकता है लेंस के अंदर में। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कंट्रोल करने के लिए एंजाइम जरूरी होता है। और उसके साथ साथ जो स्टेबल प्रोटीन रहता है, जैसे हम लोग को पता है दो टाइप का प्रोटीन, एक सोल्यूबल इनसोल्यूबल प्रोटीन रहता है, ये सब रीजन की वजह से जो लेंस का क्लैरिटी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। ये जो मैं बता रहा था इससे पहले वाला स्लाइड पे कि दो एक जो थ्योरी होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, इसका दो साइड से होता है। एक होता है तुम्हारा जो इसको याद रखने के लिए भी नोकिया भी याद रख सकते हो कि सोडियम आउट। अच्छा पानी, ये सोडियम कहां से है, सोडियम एक कॉम्पोजिशन है लेंस के अंदर में, ये सोडियम अगर लेंस के बाहर जाएगा सोडियम का तो सॉल्ट होता है। और हम इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग कॉर्निया के टाइम भी पढ़े थे कि सोडियम अगर सोडियम सरफेस से बाहर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वाटर को अपने साथ साथ एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो सोडियम धीरे धीरे एक्टिवली एक्टिवली फ्रॉम द एंटीरियर एपिथेलियम जनरली होता है और पोस्टीरियर साइड से क्या होता है, पोस्टीरियर लीक थ्योरी से बोलता है कि इसको मेंटेन करने के लिए पीछे से भी सोडियम का इन होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोडियम क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाता है लेंस से, तो उसके लेंस के अंदर में जो पानी रहता है उसको भी बाहर निकल के जाता है। अब जब सोडियम बाहर जाएगा तो उसका जो सॉल्युबिलिटी रहता है, जो उसका ऑस्मोलरिटी इंडेक्स रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम अंदर आएगा लेंस का। तो इस चीज को अगर याद रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे लेंस अपना डिहाइड्रेशन स्टेज को मेंटेन रख रहा है। अगर लेंस के अंदर में पानी ज्यादा जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस अपना क्लैरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेंस पे ऊपर से आ जाएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, लेंस में जनरली चार टाइप का मैकेनिज्म होता है। एक जनरली एनारोबिक मैकेनिज्म ही ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ही होता है, क्योंकि लेंस के अंदर में कोई ऑक्सीजन का जनरली डायरेक्ट सप्लाई नहीं रहता है, इसीलिए लेंस क्या करता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से ही दो एटीपी फॉर्मेशन करता है और उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है। क्रेब साइकिल जनरली लेंस इग्नोर करता है, जनरली लेंस में क्रेब साइकिल माने जनरली नहीं होता है। एचएमपी शंट भी हो सकता है और सॉर्बिटल पाथवे। सॉर्बिटल पाथवे लेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बाकी तीन साइकिल हम लोगों ने कॉर्निया वाला जो फिजियोलॉजी का लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग अगर डिटेल्स जानना है तो आप कॉर्निया फिजियोलॉजी वाला लेक्चर एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस जनरली डोमिनेट होता है और क्रेब साइकिल क्या करता है, सपोर्ट करता है पंप, जो हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम पंप को देखे उसको सपोर्ट करता है। एचएमपी जो शंट होता है, एचएमपी शंट जनरली ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है। बट सॉर्बिटल पाथवे जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है लेंस का मैकेनिज्म के लिए, लेंस का मेटाबॉलिज्म के लिए। क्यों, सॉर्बिटल बेसिकली एक फॉर्म होता है जो ग्लूकोज का, अगर मान के चलो बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जमा होना स्टार्ट हुआ, कब हो सकता है, जब हमें डायबिटीज होता है। तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, धीरे धीरे कैपिलरीज के थ्रू लेंस पे जमा होना स्टार्ट करेगा। ग्लूकोज तो डायरेक्टली जमा नहीं होगा लेंस के अंदर, वो क्या होगा कि ग्लूकोज कन्वर्टेड टू द सॉर्बिटल, सॉर्बिटल में कन्वर्ट होने के बाद ये लेंस के अंदर जमा होना स्टार्ट करेगा। अगर जब जमा होना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे क्या हो सकता है, एक कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। ये कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली शुगर कैटरेक्ट भी बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि लेंस का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे कभी भी कोई भी पेशेंट को अगर किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से क्या होता है कि हम लोग जैसे पता चल रहा है कि इंडेक्स बढ़ जाता है लेंस के अंदर में, तो रिफ्रैक्टिव पावर भी बढ़ जाएगा। तो पेशेंट का मायोपिया नहीं हो, मायोपिया का पावर बढ़ सकता है। किसी पेशेंट का -1 है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर, उसका क्या हो सकता है -2 भी फॉर्मेशन, -2 भी रिफ्रैक्टिव एरर आ सकता है। इस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले शुगर को कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे, पहले डायबिटिक कंट्रोल करने के बाद ही हम लोग ग्लासेस प्रिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि ग्लासेस का जो पावर होता है अप डाउन हो सकता है, ये सॉर्बिटल पाथवे की वजह से। अभी हम आते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग विद द एजेस के वजह से कैसे कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा था। जनरली दो टाइप से कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हम लोग का जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप था उसमें धीरे धीरे फेल्यूर होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर में एपिथेलियम था, एपिथेलियम धीरे धीरे एज के साथ साथ डिजेनरेशन हो सकता है, उसमें पंप में फेलियर होगा। अगर पंप में फेलियर होगा तो क्या होगा, जो सोडियम था, सोडियम लेंस के अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। जब बाहर नहीं जा पाएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो पानी था, जो वाटर था, वो धीरे धीरे लेंस के अंदर ही जमा होना स्टार्ट कर सकता है।
ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेंस अपना डिहाइड्रेशन स्टेट मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, जो ग्लूटाथियोनिन हम लोग जो बता रहे थे, जो एंटीऑक्सीडेटिव डैमेज को कंट्रोल करता है, उसमें अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा जो फ्री रेडिकल्स था, फ्री रेडिकल्स धीरे धीरे लेंस के अंदर में जो प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन को धीरे धीरे खराब करना स्टार्ट करेगा। अब जब धीरे धीरे प्रोटीन खराब होना स्टार्ट करेगा तो फिर वो प्रोटीन जमा होना स्टार्ट करेगा। कहाँ पे जमा होगा, वो लेंस के अंदर में जमा होगा। इसके वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ये मेनली है। पहला चीज है एज की वजह से हो सकता है। एज की वजह से जैसे मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप में फेल हो गया। सेकेंड, डायबिटीज में क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉर्बिटल, ग्लूकोज का ज्यादा जम जा रहा था। यूवी रे क्या कर रहा था, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहा था। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से क्या हो रहा था, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा था, मतलब प्रोटीन में डैमेज हो रहा था। अब प्रोटीन क्या कर रहा था, बेसिकली जो प्रोटीन लेंस का क्लैरिटी को मेंटेन रख रहा था, अगर प्रोटीन में डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस का क्लैरिटी धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट करेगा। अभी जो एंटीऑक्सीडेंट का बात कर रहे थे, वो जनरली विटामिन सी एंड ग्लूटाथियोनिन जनरली काम एंटीऑक्सीडेटिव चेंजेस को रोकता है, ऑक्सीडेटिव चेंजेस को रोकता है। ये एंटीऑक्सीडेटिव था। ड्यू टू एज ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खत्म हो जाता है इसका, और रेडिकल्स ज्यादा बढ़ जाता है। जब रेडिकल्स बढ़ जाएगा धीरे धीरे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम जो पंप था धीरे धीरे फेलियर हो जाएगा। फेलियर होने की वजह से क्या होगा, सोडियम का अमाउंट लेंस के अंदर में बढ़ जाएगा। सोडियम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाहर से ज्यादा पानी को अपने अंदर खींच के लेके आएगा। जब सोडियम बाहर से पानी को ज्यादा अंदर खींच के लाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस का जो फाइबर्स था, लेंस मान के चलो एक जैसे कोई भी मान के चलो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज के अंदर जब हम लोग उस पानी में रख देते तो क्या करता है, स्पॉन्ज धीरे धीरे पानी सोख कर लेता है। जब स्पॉन्ज का फाइबर धीरे धीरे पानी सोख कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उसका फाइबर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते फाइबर जब ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, स्पॉन्ज अपना ट्रांसपेरेंसी लूज कर देगा। यही चीज, इसके वजह से क्या हो रहा था, कैटरेक्टस चेंजेस हो रहा था। ये कैटरेक्टस चेंजेस कैसे हो रहा था, समझ में आया कि पहला चीज में हो रहा था ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्यों हो रहा था, क्योंकि रिड्यूस ऑफ द ग्लूटाथियोनिन, ग्लूटाथियोनिन जब कम हो जा रहा था उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा था। सेकेंड, जो मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन में डीस्टेबिलाईजेशन हो रहा था, मतलब मेम्ब्रेन में तो सोडियम पोटेशियम जो पंप था वो फेलियर हो गया, उसके वजह से चेंजेस होना स्टार्ट हुआ। जब सोडियम पोटेशियम पंप फेलियर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आयन, सोडियम आयन अपने अंदर ही रख दे रहा था लेंस, उसको बाहर नहीं कर पा रहा था, अंदर रख दे रहा था सोडियम आयन, तो फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी अंदर रह जाएगा। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर अंदर रह जा रहा था तो फिर क्या हो जाता, प्रोटीन में डीजेनरेशन हो रहा था। प्रोटीन में मतलब अल्फा क्रिस्टलाइन प्रोटीन में, इसमें सोल्यूबल प्रोटीन का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा था और इनसोल्यूबल प्रोटीन धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके वजह से कैटरेक्ट हो रहा था। आई थिंक आप लोगों को कैटरेक्ट कैसे हो रहा था समझ में आएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जनरली कुछ कॉन्जेनिटल एनोमलीज है। माइक्रोस्पेरोफेकिया क्या होता है, जो छोटा हो जाता है लेंस का साइज, बचपन से छोटा होता है, ये जनरली मार्फन सिंड्रोम में होता है। लेंटिकुलस क्या होता है, लेंटिकुलस होता है कर्वेचर, जो एंटीरियर सरफेस का जो लेंस का कर्वेचर होता है वो थोड़ा कोनिकल शेप में हो जाता है, ये एल्पोर्ट सिंड्रोम में जनरली होता है। एक्टोपिक लेंटेसिस क्या होता है, एक्टोपिक लेंटेसिस अपने पोजीशन से वो डिफरेंट जोन्यूल से वो अपना साइड में हो जाता है, उस चीज को मार्फन सिंड्रोम में जनरली होता है, कि सबलक्सेशन जनरली होता है। कोलोबोमा, कोलोबोमा क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लोजर, जो हम लोगों ने पहले पढ़े कि कैसे एम्ब्रायोलॉजी में कैसे लेंस का डेवलपमेंट हो रहा था। कोलोबोमा में क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट हो रहा था, या तो एफाकिया भी हो सकता है। एफाकिया मतलब अगर क्रिस्टलाइन लेंस रहा ही नहीं, तो उस टाइम कब हो सकता है, ये प्राइमरी एफाकिया हो सकता है, कोलोबोमा भी हो सकता है। ये कुछ कुछ कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, मैंने जो बचपन से प्रेजेंट हो सकता है उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एज के साथ साथ, जैसे हम लोग को पता है कि बचपन में हम लोग का लेंस का फाइबर्स जब से पैदा हुए उस टाइम पे लेंस का फाइबर धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। अब मान के चलो ये एक लेंस है, उसको फाइबर्स बार बार उसके ऊपर में फाइबर्स बन रहा है, तो फिर क्या धीरे धीरे थिकनेस मोटा हो जाएगा। अब लेंस हमें पता है कि सिलियरी मसल से कंट्रोल होता है, सिलियरी मसल्स का जो जोन्यूस होता है उससे कंट्रोल होता है। अब धीरे धीरे इसका जब थिकनेस बढ़ जाएगा तो उसका रिलैक्स, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कम हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, एज जब बढ़ना स्टार्ट होगा, एज का बढ़ने के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होता है, जनरली एकोमोडेशन होता है कि हम लोग का लेंस का पावर को इंक्रीज करने का जो एबिलिटी होता है उसको एकोमोडेशन बोलते हैं।
क्योंकि लेंस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसका थिकनेस बढ़ जाएगा तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका एकोमोडेशन भी कम हो जाएगा। यही चार्ट के थ्रू ये दिखा रहा है कि कैसे एज जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है उस टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन या तो जो लेंस का जो शेप को या लेंस का जो पावर होता है उसको एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस ग्राफ में भी दिखा रहा है कि कैसे एज के साथ साथ एज जैसे बढ़ रहा है लेंस का टोटल मास मतलब टोटल वेट लेंस का कैसे बढ़ रहा है। अगर लेंस का टोटल वेट बढ़ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। वही चीज इस ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है। ठीक है, अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इन डिटेल्स में उसको आपका जो डाउट है उसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।